कुछ लोग दौलत कमाते हैं, कुछ लोग विरासत संभालते हैं, पर एक इंसान ऐसा भी था जिसने सपने गढ़े और उन्हें देश के नाम कर दिया, जिसकी सादगी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, जो अरबों की संपत्ति होने के बावजूद न दिखावे के पीछे भागा, न सत्ता के नशे में चूर हुआ। साधारण कपड़े, पुरानी कार और ज़मीन से जुड़ा व्यवहार, ये थी उस महान व्यक्ति की पहचान जिसे हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं अबीर वाजपेयी और आप देख रहे हैं बात दुनियादारी की, जिसमें हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें हम अलग अलग फील्ड्स के लेजेंड्स के करियर और उनकी ज़िंदगी का एनालिसिस करते हैं और रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के 48 नियमों के ज़रिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। भले ही आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन फ्री होगा, मगर हमारे लिए अनमोल है। दोस्तों, रतन टाटा हमें ये सिखाते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि अपनी वैल्यूज़ को निभाने में होती है। जहाँ कई लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, वहीं रतन टाटा जैसे लोग उसे बिना मांगे पा लेते हैं, क्योंकि वो विश्वास और चरित्र से आती है, चालाकियों से नहीं। रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने बॉस से तेज़ मत बनो। जब रतन टाटा ने 1991 में जे.आर.डी. टाटा के रिटायर होने पर टाटा ग्रुप की कमान संभाली और उन्होंने ये काम बिना किसी अग्रेशन के किया, तो इसी बात से उनको बहुत सॉफ्ट समझा गया। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्हें इनएक्सपीरियंस्ड बताया, लेकिन बिना दिखावे के वो अपना काम करते रहे और 20 साल के अंदर टाटा ग्रुप ने यूके की टेटली और जैगुआर कार को भी भारतीय बना डाला, बिना स्पॉटलाइट लिए, बिना फेम का पीछा किए और क्रिटिसिज्म को झेलते हुए टाटा अपने मकसद में लगे रहे। जिस रतन टाटा को कभी कमज़ोर कहा जाता था, उन्हीं के बारे में आज लोग कहते हैं कि ही अर्नड पावर नॉट बाय ओवरथ्रोइंग लेगेसी बट बाय कैरिंग इट फॉरवर्ड साइलेंटली अंटिल ही बिकेम लेगेसी हिमसेल्फ। दूसरा नियम जो रतन टाटा फॉलो करते थे वो लॉ नंबर 4, जो कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। जब भी तुम मुंह खोलते हो तब अपने इरादों को उजागर कर देते हो। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा सीक्रेटिव, बैलेंस्ड और समझदार दिखाई देते हैं। रतन टाटा हमेशा इस नियम की मिसाल रहे। 2006 में बंगाल के सिंगूर में टाटा को नैनो प्लांट लगाना था। किसानों से ज़मीन भी ली जा चुकी थी, पर अब एंट्री होती है ममता बनर्जी की, जो उस समय ऑपोजिशन में थी। उन्होंने किसानों को भड़काया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। सिचुएशन बड़ी ख़राब थी। ममता रोज़ रोज़ उकसाने वाले बयान दे रही थी, पर टाटा ने अपना आपा नहीं खोया। बस एक दिन खबर आती है, टाटा ने सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया है और वो गुजरात के साणंद जा रहे हैं, जहां उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुरक्षा और सहूलियत का वादा किया था। और बाकी जो हुआ वो इतिहास है। अच्छा, इसमें लॉ नंबर 22 भी शामिल है, जो ये कहता है यूज़ द सरेंडर टैक्टिक्स, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर, यानी जब अपने से तगड़े राइवल से लड़ाई हो तो समय पर सरेंडर कर दो। ये कोई हार नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। इससे आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इसी तरह जब साइरस मिस्त्री विवाद के दौरान चारों ओर मीडिया का तूफान था, तब भी रतन टाटा शांत रहे। उन्होंने 1-2 लाइन में ही अपनी बात कही और सब कुछ साफ हो गया। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा बयान था। शक्ति का असली स्वरूप तब दिखाई देता है जब आप कम बोलकर ज़्यादा असर डालते हैं। तीसरा नियम जो सिर्फ रतन टाटा ही नहीं, पूरी टाटा कंपनी फॉलो करती है, वो है रेपुटेशन और ट्रस्ट। द 48 लॉज का लॉ नंबर 5 भी कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। टाटा ग्रुप की नींव भी विश्वास पर रखी गई है और रतन टाटा ने इसको मजबूती से बचा कर भी रखा है। नेताओं को रिश्वत न देने से लेकर अच्छे साफ सुथरे प्रोजेक्ट करने से न केवल उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, बल्कि उनका नाम भी विश्वास का प्रतीक बन गया। चौथा नियम जो रतन टाटा की स्ट्रेटजी में दिखता है वो लॉ नंबर 6 है, यानी कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, हमेशा आकर्षण के केंद्र बने रहो। रतन टाटा फ्लैशी बिलियनियर्स की तरह दिखावा पसंद नहीं रहे। उन्होंने कभी अटेंशन का पीछा नहीं किया, लेकिन उनका लाइफस्टाइल जितना आम रहा, उनके काम उतने ही ख़ास रहे। एक तरफ तो वो नॉर्मल से कपड़े पहनकर एक साधारण आदमी की तरह जीते रहे, दूसरी तरफ जगुआर, लैंड रोवर एक्वायर करते रहे। कभी लोअर मिडिल क्लास के लिए नैनो कार लेकर आए, तो कभी मानवता की सेवा की और पॉपुलैरिटी नहीं, इज्जत कमाई और बताया
कि जब आप अपने कर्मों से अपना असर छोड़ते हैं ना, तब खुद ब खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। साल 2008 रतन टाटा ने फोर्ड के सामने जगुआर कंपनी खरीदने का ऑफ़र दिया। फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया, बोले कि जब हम इस कंपनी को नहीं चला पाए तो तुम क्या चला पाओगे। लेकिन टाटा ने उसे ख़रीदा और 3 साल में उसे प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया, और इसके बाद भी ना अपने व्यवहार में ईगो को आने दिया, ना बदले की भावना लाए। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फोर्ड के डाउट को क्रश कर दिया। अब आखिरी नियम जो हमें रतन टाटा की पर्सनैलिटी में दिखता है वो है लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। यानी अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें राजा की तरह ट्रीट करें तो तुम्हें राजा की तरह आचरण भी करना होगा। और यही तो थी रतन टाटा की पहचान। न कोई फैंसी सूट्स, न सोशलाइट लाइफस्टाइल, लेकिन जैसे ही वो शख्स रूम में आता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, यूथ उसके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। रतन टाटा के जीवन ने हमें ये बताया कि पावर हमेशा मैनिपुलेशन से नहीं मिलती। उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एथिकल डिसीजंस, लॉन्ग टर्म विजन और रेस्पेक्ट फॉर लेगेसी। रॉबर्ट ग्रीन के नज़रिए से देखने पर आप पाएंगे कि रतन टाटा वो शानदार व्यक्ति थे जो बिना किसी छल प्रपंच के सिर्फ चुपचाप अपना काम करते हुए दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के शिखर पर पहुंचे थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप किस शख्सियत का एनालिसिस कराना चाहते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वंदे मातरम, जय भारत।